नमस्कार, माय सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम विद्यासार एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ जो बच्चे इंटर और आईआईटी और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और इंटर में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अगर थ्योरेटिकल नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत बारीकी एनालिसिस से। तो बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, आज हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर वो ये है, गैस के नियम की पूर्णतः व्युत्पत्ति। जो आपका गॉस है, गॉस के नियम की पूर्णतः व्युत्पत्ति का मतलब इसका क्या डेरिवेशन है उसको आज फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड, पहले इसको पूर्व आपके ज्ञान से इसको जोड़ें गॉस की प्रमेय को। तो आखिर ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सबसे पहले इसको हम कोरिलेट करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है किसी बिंदु आवेश Q के कारण दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र का मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुका। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है कि जैसे मान लो कोई पोस्टुलेट है Q1 और Q2, ये दोनों हैं। एक परीक्षण आवेश है हमारा Q0, ठीक। तो इन परीक्षण आवेश, सपोज करो आप यहाँ बेसिक से नहीं जाएंगे इतना, यहां से देखिए कि जैसे आपका कोई परीक्षण आवेश है Q और r दूरी पर हमें इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जैसे इसकी डिस्टेंस हमने r मान ली, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E = होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर। अब यहाँ ये वाला r लगा, इसका कोई मतलब नहीं है, वेक्टर रूप में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपकी E की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू है। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये परावैद्युतांक है निर्वात में। R यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है और Q यहां पर आवेश है। इस बात को हमने रखा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम ये देखेंगे किसी बंद पृष्ठ में हमारा कितना वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो रहा है। इस गॉसी प्रमेय का जो पूर्णतः प्रयोग किया गया किसी क्लोज सरफेस में वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए किया गया। हम बिना गॉस की प्रमेय के भी अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जैसे मान लो आपका कोई इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया का हमें संपूर्ण एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़ों में Q की वैल्यू मान के और हम क्या करें, वैद्युत फ्लक्स को जनरेट कर लें, फिर उस सबको जोड़ दें तो एक संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस एरिया से मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज द लेंथी। तो इस प्रोसेस को लेंथी होने के कारण हमने एक थ्योरम का प्रयोग किया। इस थ्योरम का नाम है गॉसियन थ्योरम। इससे हम क्या करते हैं, किसी क्लोज सरफेस का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। किसी बंद परपथ के
क्षेत्र से क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स जनरेट करने के लिए हमने गॉसियन प्रमेय का प्रयोग किया। दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपने सरफेस लिया है, जैसे सपोज करो हमने ये सरफेस ले लिया, इसे आप गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉसियन थ्योरम के अनुसार सरफेस की शेप गॉसियन वो मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं लाती। आप शेप किसी भी प्रकार की ले लीजिए, आप वैद्युत फ्लक्स पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब शेप का इन्वॉल्विकेशन वैद्युत फ्लक्स के अंदर नहीं होता। बहुत सारे क्या करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन या फंसने वाला बताता हूं कि हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं, तो एग्जाम में उस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर देता है, तो बच्चे ये जानते हैं कि सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस का इफेक्ट वैद्युत फ्लक्स पे पड़ता होगा। सरफेस का इफेक्ट वैद्युत फ्लक्स पर नहीं पड़ता। आप कैसा भी सरफेस ले सकते हो, कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप चौकोर लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, डायगोनल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरफेस किसी भी प्रकार का ले सकते हो। तो एक हम बात ये यहां से हमें क्लियर हुआ कि गॉसियन पृष्ठ का कोई महत्वता नहीं होती गॉसियन थ्योरम के। आइए हम इसको अब यहां प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हमने बता दिया निर्वात में परावैद्युतांक है आर, उसकी त्रिज्या, यहां तक की बात खत्म होती है। और ये सदिश राशि है। क्यों कि राशियां हमारी दो प्रकार की होती है, एक सदिश और अदिश। सदिश राशि वो होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंडेंस रहती है, जबकि अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा का बोध नहीं किया जाता, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपकी सदिश राशि। अब बात आते हैं वैद्युत फ्लक्स की बात है। तो देखिए बेसिकली जो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा d phi is equal to E df cos थीटा। ठीक, अगर गॉसियन थ्योरम का प्रूफ पहले सबसे पहले ये देखते हैं, वो क्या होता है, phi is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम फाइनलाइज गॉसियन थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। हम बात कहानी स्टार्ट यहां से करेंगे और हमको लेके आनी है यहाँ। जब इस सारे मैटर का जो प्रूफ अगर ये आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारी गॉसियन थ्योरम प्रूव हो गई। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉसियन थ्योरम के अनुसार क्या है, गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, कोई ज्यादा नहीं है। गॉसियन थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज पृष्ठ का संपूर्ण आवेश, गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, क्लोज पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश उसके परावैद्युतांक के, उसके परावैद्युतांक के, अगर संपूर्ण पृष्ठ के जो आवेश है अगर उसमें परावैद्युतांक का डिवाइडेशन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, फ्लक्स हो जाता है। समझ गए? आपका कोई गॉसियन पृष्ठ है, उस पर आवेश Q है, अगर उसकी वैद्युत वो परावैद्युतांक की निष्पत्ति कर दी जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, फ्लक्स के बराबर हो जाएगी। यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश और परावैद्युतांक की निष्पत्ति के बराबर होता है। यह बात गॉसियन थ्योरम कहती है। क्या कहती है, गॉसियन थ्योरम कहती है। आगे समझे, किसके Q बराबर वो phi is equal to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा यहां मेन उद्देश्य ये रहेगा कि मैं अपनी बात
इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम के नियम से स्टार्ट करूंगा और गॉसियन थ्योरम तक मुझे प्रूव करना है। तो आइए करते हैं इसकी, मेरी बात ये सारे समझे। अब बात आते हैं गॉसियन थ्योरम को प्रूव कैसे करें। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ लिया। क्या लिया है? एक बंद पृष्ठ लिया है। मान लो ये हमने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक, ऐसा ले लो, अगर ऐसा ना लो तो ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं गोल ले लेता हूं यहां करके, जैसे मैंने ये पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ पर आवेश Q है। क्या है? इस पृष्ठ पर आवेश क्या है? Q। यहां से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र ये, ठीक, E की वैल्यू, ये क्या है? E। जब E की डायरेक्शन सेम है, वायर की साइड में है, तो पॉजिटिव आएगा। अगर पृष्ठ से चार्ज निकल रहा है तो प्लस आएगा, आ रहा है तो माइनस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर इस संपूर्ण सर्किल पर जो E है वैद्युत क्षेत्र, वो कितना है? E। चलो वैद्युत क्षेत्र हमने E मान लिया। अब हम ये मान रहे हैं गॉसियन थ्योरम को फाइंड करने के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो मैं इस सर्किल में से इतनी स्ट्रिप काट लेता। पहले मैं ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये देखिए मैं कलर चेंज करके कलर देता हूं। जो आपकी ये स्ट्रिप है, ये वाली, इस स्ट्रिप पे मैं फ्लक्स को फाइंड करूंगा। जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो इतने पे फाइंड करके दिखाऊंगा। चलो इस पे वैद्युत फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने मान लिया कि इसकी जो परिधि है वो कितनी है? ds। टोटल की s है, तो एक छोटी स्ट्रिप काटी तो फिर क्या मानी? ds। संपूर्ण पे फ्लक्स E है, तो यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा? E होगा। बात मानो, बात बराबर। अगर हर एक डायरेक्शन पे E है तो इसमें जो इसके बीच में जो डायरेक्शन बन रही है वो एंगल कितनी होगी? थीटा होगी। लेकिन थीटा होगी, सेम डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो मैं एक चीज जानता हूं। क्या जानता हूं? जब मैं इतने की बात करूंगा छोटे से हिस्सा की, तो फ्लक्स, अगर संपूर्ण फ्लक्स निकालूंगा पूरे क्लोज सरफेस का तो फाई निकलेगा, और एक छोटी स्ट्रिप का जब निकालूंगा तो डेल्टा फाई निकलेगा। यानी हो जाएगा डी फाई। कितना हो जाएगा? डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू, अब क्लोज सरफेस है तो मैं क्लोज इंटीग्रेशन लूंगा, E ds cos थीटा। यहां तक की बात आई? कुछ नहीं किया है, इसका ये ले लिया है, E निकल रहा है इसलिए E ले लिया। क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए लिया है कि इंटीग्रेशन मेरा ये फाइंड, तो ये इक्वेशन यहां तक आ जाती है। अब बात हम ये करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो हम यहां पर एक बात करें तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, देखिए संपूर्ण के लिए E है तो E को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब cos थीटा अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यानी ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेशन ds। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब मैं यहां इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो संपूर्ण इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये तो मेरी हो जाएगी फाई। क्या हो जाएगी? फाई हो जाएगी। जब ये फाई हो जाएगी और ये छोटी सी स्ट्रिप
स्ट्रिप है, पूरे का करूंगा तो ये एक सर्किल का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? सर्किल का। अब इसकी मैं वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू कितनी है? ई की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। ये मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताइए, देखिए ये वैल्यू ये रखी है, ई की वैल्यू। अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये जब वृत्त का अब ये देखिए, जब मैं पूरे की संपूर्ण की बात करूंगा तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर में यहां पर कैंसिल करूंगा, देखो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? ये आपका क्या बचा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस प्रूफ इज द गॉसियन वैद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण इस, अब देखिए मैंने यहां पर मात्र इतने का फाइंड किया, लेकिन क्लोज इंटीग्रेशन किया तो यहां पर संपूर्ण उसका निकला। इसलिए अब मैं इस पूरे पृष्ठ का कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैंने आपको भी बताया था कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसके संपूर्ण आवेश और परावैद्युतांक की निष्पत्ति के बराबर होता है। मैंने फाइंड कर दिया, यही हमारा गॉसियन थ्योरम थी, प्रूफ। बात आई समझ में? इसको कम से कम 1 से 2 बार आप देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठना, 100% गॉसियन थ्योरम आपको अगलियों पे रट जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखें ये आपकी एक स्लाइड है, देखिए कुल वैद्युतीय फ्लक्स की गणना ये मैंने यहां पर करा दिया, ये अभी मैंने यहां पर किया है। देखिए ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं। बंद गोले पे मैं लिया तो गोले का लिया था, स्थितिमान करें, ये सब ये आपको करा दिया। ठीक है, फाइनलाइज जो गॉसियन थ्योरम है वो ये है, सरल करने पर। नेक्स्ट स्लाइड, गॉस की प्रमेय का प्रयोग भौतिकी में क्यों किया जाता है? देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये सेकंड स्लाइड को मैंने इसलिए मेंशन किया है कि हम लोगों को समझाते वक्त या थोड़ा सा क्लचर टाइप हो जाता है तो आपको ना कोई बात समझ में पड़े, इसलिए मैंने उसको स्लाइड में लिख रखा था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त और ब्रीफ भाषा में है। ठीक है, अब यहां मैं नेक्स्ट करता हूं, गॉस के प्रमेय का प्रयोग भौतिक में क्यों किया गया? क्या कारण था कि गॉसी प्रमेय का प्रयोग, ठीक है, क्या कारण था कि गॉसी प्रमेय का प्रयोग भौतिकी में क्यों किया गया? देखिए संक्षेप में है भाई, कोई भी जब हम कोई भी चीज किसी चीज में यूज करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भाई साइंटिस्ट ने, थिंकर ने इसको सोचा, इतनी डेरिवेशन की, तो क्या कारण? कारण ये था, पहला, गॉस का प्रमेय भौतिक में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सममितीय आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना को सरल बनाता है तथा यह बताता है कि बंद सतह से निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स केवल उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, ना कि बाहर के आवेश। इस स्टेटमेंट से संबंधित मैं आपको 2-3-4 बात बताऊंगा। सपोज करो कि मेरा एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ मान लो ये, ठीक। इसका जब मैंने Q आवेश पूरा जोड़ा, इसमें भी आवेश Q है, इसमें भी आवेश Q है और इसमें भी आवेश Q है।
यानी तीनों डायरेक्शन में आवेश Q है, तीनों डायरेक्शन में आवेश Q है। तो अगर मान लो जब आवेश Q है और गॉसियन प्रमेय क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां पर शेप का कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए साफ सी बात है कि गॉसियन थ्योरम जो वैद्युत फ्लक्स है वो शेप पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। क्लोज पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए अगर इसका फाई निकला है तो इसका भी फाई होगा, इसका भी फाई होगा। नंबर 1 यहां से बहुत डीपली क्वेश्चन बनता है कि गॉसियन फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कभी शेप पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इससे संबंधित और एक और क्वेश्चन है जो आपके मन में चल रहा होगा। बात करें कि ये आपका घनाभ है, सब लोग जानते हैं कि इसके 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। मैंने इसकी एक साइड से, इसके मान लो एक साइड से इससे फ्लक्स की गणना की, एक फेज से। जब एक फेज से मैंने फ्लक्स की गणना की तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि क्लोज फ्लक्स के अंदर गॉसियन थ्योरम के अंदर फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू कितना होगा फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अगर एक फ्लक्स से इतना है तो 6 फ्लक्स से कितना निकलेगा, ये यहां पर क्वेश्चन उठता है। तो सीधी सी बात ये है, जब एक फ्लक्स से इतना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n Q अपॉन एप्सिलॉन, यानी कितने भी फ्लक्स हो वो आपके भट्टी में। एक बात यहां उठती है। नेक्स्ट बात हमारी ये है कि आपका जो कोई भी गॉसियन पृष्ठ है, कोई भी गॉसियन पृष्ठ है, चाहे आप एक सरफेस में ले लिए, चाहे आप जिगजैग में ले लिए, चाहे आप एक रेक्टेंगुलर में ले लिए, चाहे आप एक त्रिभुज में ले लिए, ऑल ओवर जो डिजाइनर है इज नॉट डिपेंडेंट वैद्युत फ्लक्स। ये किसके अनुसार है, गॉसियन थ्योरम के अनुसार। तो यहां तक 2 बातें क्लियर हुई। अगर किसी कोई 6 फलक है, 5th फलक है, तो एक फलक का आप ये निकालेंगे, 1 अपॉन n कर देंगे, वो आपका फाइनलाइज निकल आएगा टोटल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, गॉसियन थ्योरम से निष्कर्ष की बात करते हैं। वैद्युतीय फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेश पर निर्भर करता है। देखिए आपका कोई ये पृष्ठ है, इस पे एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तीसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के, जैसे प्लस जोड़ लिया, अब जैसे मान लो एक वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो आपका 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15, यानी कितना हो जाएगा, अंदर 15 बचेगा। कहने का मतलब इसके आजू बाजू क्या चार्ज है इज नॉट डिपेंडेंट, कोई मतलब नहीं, अंदर का चार्ज जोड़ा जाएगा, फाइनल जो भी चार्ज निकलेगा उसका एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दें, गॉसियन पृष्ठ निकल आएगा। ठीक, यहां अब इसमें संपूर्ण कुछ निष्कर्ष हैं, तो निष्कर्ष की बात करेंगे हम। क्या निष्कर्ष है, देखिए पहला, वैद्युत फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेश पर निर्भर करता है, मैं आपको बता चुका हूं। बाहर स्थित आवेश का कुल फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर कितना भी आवेश रखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि गॉसियन थ्योरम डिपेंड ऑन क्लोज पाथ, टोटली डिपेंड किस पर करती है, क्लोज पाथ पर डिपेंड करती है। बाहर के पाथ से, बाहर की एरिया से, बाहर के फ्लक्स से गॉसियन थ्योरम को कोई मतलब नहीं होता। सतह का आकार या आकृति बदलने पर नियम मान्य रहता है। मैंने अभी बताया, बार बार क्या रिपीट करूं,
कोई भी आपकी सतह कैसी भी ले लो, क्लोज सरफेस होना चाहिए, वो कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, यह नियम कूलाम के नियम को विस्तृत रूप है। गॉसी नियम कोई नया नियम नहीं है, ये कूलाम के नियम को अग्रणी करता है, बढ़ाता है, यानी विस्तृत करता है। गॉसी थ्योरम किसका नियम है? कूलाम के नियम का विस्तृत रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभार एक कंपटीशन लेवल में तो हर बार पूछा जाता है कि गॉसी थ्योरम किसका विस्तृत रूप है, तो गॉसी थ्योरम कूलाम के नियम का विस्तृत रूप है, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो इस चीज पे मैंने वीडियो भी बनाया है और ये काफी एक ब्रीफ तरीके से इसको मैंने वहां पे क्लेरिफाई किया है। यहां हमारा लेक्चर खत्म हुआ। गॉसी थ्योरम से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा वायदा है, गौतम विद्यासागर एकेडमी से अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को जोड़िए। हमारी दमदार टीम आपकी एजुकेशन में हर संभव हर पल सहायता करेगी और आपको बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।